हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने अशोक के अभिलेख को कंप्लीट कर लिया था और अशोक के अभिलेख को कंप्लीट करने के साथ साथ हमने पूरा मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य के तक की कहानी को समझ लिए, यानी मौर्य साम्राज्य तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमें भारत में एक नए साम्राज्य का उदय देखने को मिलता है और वह होता है ब्राह्मण साम्राज्य। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ब्राह्मण साम्राज्य के उदय को देखेंगे कि किस तरीके से हमें ब्राह्मण साम्राज्य भारत में देखने को मिलते हैं। तो बिना देरी किए दोस्तों चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य की। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य की बात करेंगे। तो जब मौर्य काल का पतन हो गया भारत में, जब मगध में मौर्य काल पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो उसके बाद हमें भारत में दो तरह के शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। यानी मौर्योत्तर काल के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमें दो तरह के शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। पहला शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है विदेशी राज्यों का, फॉरेन स्टेट, यानी विदेशी लोग भारत आते हैं। जब मौर्य काल खत्म हो जाता है, मौर्य काल का पतन होने लगता है या पतन हो जाता है, तो धीरे धीरे विदेशी लोग भारत पे आक्रमण करना शुरू करते हैं और वे भारत पे अपना अधिकार बनाना शुरू कर देते हैं। और जब ये भारत पे अधिकार बनाते हैं तो सबसे पहले ये भारत पे कहाँ अधिकार बनाते हैं? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा कुछ मध्य भारत के हिस्सों में, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया। यानी विदेशी लोग मौर्य काल के पतन के बाद भारत पे आक्रमण करते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और मध्य भाग में, और वे वहाँ अधिकार कर लेते हैं और वहाँ पे हमें विदेशी राज्यों का शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। जो भारत का पाकिस्तान और सिंध प्रांत वाला एरिया है, जो पाकिस्तान पंजाब या सिंध प्रांत हो गया, तो वही एरिया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। तो इस इलाके में सबसे पहले विदेशी आते हैं, उनका आक्रमण होता है और विदेशियों में सबसे पहले हिंद यवन आक्रमण करते हैं। उसके बाद शक आते हैं, पल्लव आते हैं तथा कुषाण वंश आते हैं। तो यही इनका सीक्वेंस होता है आने का। सबसे पहले हिंद यवन आते हैं, उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद पल्लव आते हैं, उसके बाद कुषाण वंश आते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आने का और उनका इस एरिया में कब्जा करने का। और एक और हमें देसी ब्राह्मण साम्राज्य का उदय देखने को मिलता है। मौर्य काल के पतन के बाद एक और देसी ब्राह्मण राज्य का उदय देखने को मिलता है और ये हमें मुख्य रूप से पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र वाले इलाके में देखने को मिलता है। और इसमें सबसे पहले जो आते हैं ब्राह्मण साम्राज्य में, ये शुंग वंश आते हैं, उसके बाद कण्व वंश आते हैं, उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश आते हैं, उसके बाद वकाटक आते हैं, उसके बाद चेदी वंश आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो चीज़ें यहाँ समझी। सबसे पहला चीज़, तो जब मौर्य काल की पतन हो गई, अब मौर्य काल का पतन कब हो गया? तो मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग और वहीं से मौर्य काल का पतन हो जाता है। तो मौर्य काल का जब पतन हो गया, तो मौर्य काल के पतन के बाद हमें भारत में दो शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक और विदेशियों का शासन व्यवस्था देखने को मिलता है, तो एक और देसी ब्राह्मण साम्राज्य का शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। विदेशी शासन व्यवस्था हमें पाकिस्तान वाले सिंध प्रांत में देखने को मिलता है, पाकिस्तान पंजाब सिंध प्रांत वाले इलाके उत्तर पश्चिम साइड। और जो देसी ब्राह्मण साम्राज्य देखने को मिलता है, ये विशेषकर मगध पाटलिपुत्र वाला इलाका जो होता है उसमें देखने को मिलता है और महाराष्ट्र वाले इलाके में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देसी ब्राह्मण साम्राज्य की, यानी देसी ब्राह्मण राज्य की, कि मौर्य काल के बाद ये जो ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। और ये जो देसी ब्राह्मण साम्राज्य है, ये इसी के पैरेलल में चलेगा विदेशी राज्य। ऐसा नहीं कि ये अलग है, ये अलग। एक तरफ तो हमें मिल रहा है देसी ब्राह्मण राज्य और हमें इसी के पैरेलल विदेशी राज्य एक तरफ देखने को मिलेगा। यानी एक साइड, यानी पाटलिपुत्र वाले हिस्से में देसी ब्राह्मण साम्राज्य है, तो उसी काल में, उसी समय काल में, उसी के पैरेलल हमें दूसरी ओर यानी उत्तर पश्चिम साइड में विदेशी राज्य का हमें शासन व्यवस्था देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बात करते हैं देसी ब्राह्मण साम्राज्य की। तो चलिए अब हम लोग देसी ब्राह्मण साम्राज्य के परिचय को समझ लेते हैं कि हमें इसके परिचय में क्या देखने को मिलता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र के पास विकसित राज्य, यानी ये जो ब्राह्मण साम्राज्य है, ये मौर्य काल के पतन के बाद हमें देखने को मिलता है पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र वाले इलाके में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर ली है। अब आगे बात करें तो ब्राह्मण साम्राज्य में हमें सबसे पहले हमें शुंग वंश देखने को मिलता है। ब्राह्मण साम्राज्य में हमें शुंग वंश देखने को मिलता है, उसके बाद कण्व वंश देखने को मिलता है, उसके बाद सातवाहन वंश देखने को मिलता है, उसके बाद वकाटक वंश देखने को मिलता है। तो ब्राह्मण साम्राज्य की बात करें तो ब्राह्मण साम्राज्य में कोई हमें एक वंश नहीं देखने को मिल रहा है, तो ब्राह्मण साम्राज्य में हमें कुछ वंश देखने को मिल रहे हैं और इसके सीक्वेंस है, ये शुंग वंश पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद कण्व वंश देखने को मिलेगा,
उसके बाद सातवाहन वंश देखने को मिलेगा, उसके बाद वकाटक वंश देखने को मिलेगा। तो इस सीक्वेंस में हमें ब्राह्मण साम्राज्य के वंशज देखने को मिलेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये जो शुंग वंश है, शुंग वंश के जो संस्थापक होते हैं वे पुष्यमित्र शुंग होते हैं। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव होते हैं, और सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख होते हैं, और वकाटक वंश के संस्थापक विन्य शक्ति होते हैं। तो ब्राह्मण साम्राज्य के परिचय से हमें सबसे पहले 4 क्वेश्चन तो यहीं से मिल गए। पहला क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? शिमुख ने की। और वकाटक वंश की स्थापना किसने की? विनय शक्ति ने की। तो ये हो गया हमारा ब्राह्मण साम्राज्य का परिचय। अब हम लोग आगे बात करते हैं शुंग वंश की। यानी हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा शुंग वंश। तो अब आगे हम लोग शुंग वंश की बात करेंगे कि आखिर ये शुंग वंश कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम लोग शुंग वंश की बात करते हैं। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया है। यानी शुंग वंश की जो शासन काल है वह 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व है। शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी। तो जो शुंग वंश के लोग थे ये मूल रूप से उज्जैन के ब्राह्मण जाति थे, ये ब्राह्मण वर्ग के लोग थे। तभी तो ब्राह्मण साम्राज्य का उदय देखने को मिलता है। जो ये पहला वंश है शुंग वंश, ये तो खुद ही ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण साम्राज्य का ही उदय करेगा ना, तो वहीं से हमें ब्राह्मण साम्राज्य का उदय देखने को मिलता है। तो पहला वंश शुंग वंश। तो शुंग वंश में सबसे पहला जो शासक आता है पुष्यमित्र आता है। इसी ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे बात करें तो अगला जो शासक होता है शुंग वंश का अग्निमित्र होता है, अगला शासक वसुमित्र होता है, अगला शासक भागभद्र होता है, और अगला शासक देवहूति होता है। ये हमारा शुंग वंश के शासकों का क्रम है। पहला है पुष्यमित्र, सबसे पहले जो संस्थापक है शुंग वंश के। दूसरा है अग्निमित्र, तीसरा है वसुमित्र, चौथा है भागभद्र, और पांचवा है देवभूति। तो ये हमें शुंग वंश के शासक देखने को मिलते हैं। शुंग वंश के शासकों में हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला सवाल, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवहूति। तो यहाँ से भी 2 सवाल बनते हैं। पहला, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, और दूसरा शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की, जो शुंग वंश के संस्थापक होते हैं, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दिए, और उनकी हत्या करने के बाद वे मगध की गद्दी में बैठे और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की नींव डाली। तो पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त के सेनापति होते हैं, और मौर्य काल के जितने भी शासक हैं, अशोक के बाद के शासक, ये इतने योग्य नहीं होते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य को चला सके। इस वजह से मौर्य काल का पतन देखने को मिलता है। हालांकि मौर्य काल के पतन का एक और कारण हमें देखने को मिलता है कि उस समय जब अशोक थे शासक, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और ये बौद्ध धर्म को मानते थे, जिसके वजह से ब्राह्मण लोग अशोक से असंतुष्ट थे। तो ये एक और कारण दिखता है मौर्य काल के पतन का, ब्राह्मणों का असंतुष्ट होना। तो आगे बात करें तो मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, तो बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं, और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण होते हैं। तो ये पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या करके एक नए वंश का उदय करता है, और वह वंश होता है शुंग वंश, और यही वंश आगे मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध पे अपना शासन चलाता है। तो बात करें आगे तो पुष्यमित्र शुंग ने जब शुंग वंश की स्थापना कर दी, तो शुंग वंश की स्थापना करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य की राजधानी विदिशा बनाई, अपने राज्य यानी मगध की राजधानी विदिशा बना दी। और पुष्यमित्र शुंग जब शासन कर रहे थे मगध में, तो इन्होंने कुछ प्रमुख कार्य किए, जिनमें सबसे पहला जो कार्य उन्होंने किया पुष्यमित्र शुंग ने, तो इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए, और इनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है, जब हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है, ये राजा अपने राज्य के विस्तार को दिखाने के लिए करते हैं कि मेरा साम्राज्य कितना बड़ा है, मेरे साम्राज्य का विस्तार कितना है। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रदर्शन करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो पुष्यमित्र शुंग भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ करता है, और इसके पुरोहित होते हैं पतंजलि। पतंजलि के उपस्थिति में ही 2 बार पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ करते हैं। दूसरा पुष्यमित्र शुंग प्रमुख कार्य करते हैं, और यह है कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर को हरा देते हैं। यानी जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं वे हिंद यूनानी शासक
इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर को हरा देते हैं। तो हम लोग जब शुरुआत किए थे ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ना, उस समय हम लोगों ने जाना कि मौर्य काल के पतन के बाद हमें भारत में दो तरह के शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। एक और तो हमें मिल रहा है ब्राह्मण साम्राज्य और एक और हमें मिलता है विदेशी साम्राज्य। तो ब्राह्मण साम्राज्य मगध वाले हिस्से, महाराष्ट्र वाले हिस्से में है और विदेशी साम्राज्य आपका पाकिस्तान सिंध प्रांत वाले हिस्से में है। तो ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, इनके समकालीन ही है। ब्राह्मण साम्राज्य के समकालीन ही है विदेशी साम्राज्य। एक तरफ ब्राह्मण साम्राज्य चल रहा है मगध वाले में, तो उसी समय में एक तरफ विदेशी साम्राज्य चल रहा है। विदेशी आक्रमण करके भारत पे कब्जा कर लिए हैं उत्तर पश्चिम वाले हिस्सा में, और वे अपना साम्राज्य उस स्थान पे चला रहे हैं पाकिस्तान सिंध प्रांत वाले हिस्से में। तो उसी हिस्से वाले जो हिंद यूनानी है, तो इधर ब्राह्मण साम्राज्य से पुष्यमित्र शुंग हो गए और उधर विदेशी साम्राज्य से हिंद यूनानी शासक मिनांडर हो गया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें मिनांडर हार गया और पुष्यमित्र शुंग जीत गया। आगे बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या? तो सतना में बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। तो सतना में बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। जब हम लोग अशोक के अभिलेख पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो बरहुत स्तूप है, इसका निर्माण की जो शुरुआत है अशोक ने करवाई थी। इसकी निर्माण की जो नींव है अशोक ने डाली थी, लेकिन वह पूरी तरीके से निर्माण नहीं किया था। ये जो बरहुत स्तूप है, इसका पूर्ण रूप से निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था सतना में। आगे क्या काम किया था पुष्यमित्र शुंग ने? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में एक और काम किया कि वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान कर दिया। तो हम लोग जब अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ बौद्ध धर्म देखने को मिल रहा था। उसने काफ़ी मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो कहीं ना कहीं अशोक के काल में, यानी मौर्य काल में, वैदिक धर्म कम दिखने लगा, वैदिक धर्म का उदय कम होने लगा और ये धीरे धीरे इसका स्तर नीचे होने लगा और संस्कृत का विकास भी रुक गया। तो जब ब्राह्मण साम्राज्य आया, तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण साम्राज्य आ गया। अब जब ब्राह्मण साम्राज्य का उदय मगध में देखने को मिला, तो इन्होंने, जाहिर सी बात है, वैदिक धर्म का विकास करेंगे, तो इन्होंने वैदिक धर्म का विकास करना शुरू कर दिया, उनका पुनरुत्थान करना शुरू कर दिया और इन्होंने संस्कृत का भी पुनर्विकास करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमें यह समझ में आ गया कि जो पुष्यमित्र शुंग है वह एक ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण होने की वजह से वह वैदिक धर्म का विकास करेगा। तो जो वैदिक धर्म मौर्य काल में कहीं ना कहीं दब गया था, उसे फिर से पुनर्विकास करना शुरू कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश की स्थापना के बाद। आगे इन्होंने क्या काम किया पुष्यमित्र शुंग ने? तो इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया, सांची स्तूप की वेदिका की पुनः निर्माण करवाया, यानी रेलिंग का पुनः निर्माण करवाया। तो जो सांची का स्तूप था, उसका जो रेलिंग था, जो वेदिका था, उसका पुनः निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। जब हम लोग अशोक के स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सांची का स्तूप की जो वेदिका है, उसका निर्माण, पुनः निर्माण पुष्यमित्र शुंग कराते हैं। अशोक जब सांची का स्तूप बनवाते हैं, तो उसमें जो वेदिका बनाते हैं, सांची के स्तूप की वेदिका, वह लकड़ी का बनाते हैं। यानी अशोक सांची के स्तूप में वेदिका लकड़ी का बनाते हैं और पुष्यमित्र शुंग इस लकड़ी के स्थान पे सांची स्तूप की वेदिका को पत्थर का बनवा देते हैं। वेदिका क्या था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तो स्तूप होता था, स्तूप के चारों ओर एक बाउंड्री होती थी, तो यही जो है वेदिका थी, जो पवित्र स्थल और मानव के साधारण स्थल, साधारण भूमि को अलग करता था। एक तरफ मानव की भूमि और एक तरफ पवित्र स्थल, तो इसको अलग करने का काम वेदिका करता था, यानी बाउंड्री करता था। तो यही वेदिका अशोक के काल में लकड़ी को देखने को मिलता है और पुष्यमित्र शुंग लकड़ी को हटवा के पत्थर का बनवा देते हैं। तो उन्होंने पुनः निर्माण कर दिया सांची स्तूप की वेदिका का। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद हमें अन्य शासक देखने को मिलते हैं शुंग वंश में, यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगला शुंग वंश का शासक होता है, वह होता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में हमें एक ही बात याद रखनी है कि कालिदास द्वारा लिखित एक नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, और इस नाटक में अग्निमित्र नायक है। तो कालिदास ने एक नाटक लिखा मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्रम का जो नायक था वह अग्निमित्र था। इसमें हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जो कालिदास का नाटक है मालविकाग्निमित्रम, इसमें हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो अग्निमित्र है, नाम से पता चल रहा है, और एक है मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र, ये दो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं मालविकाग्निमित्रम में। इसी पे पूरा नाटक आधारित है, जिसका जो मुख्य नायक है वह अग्निमित्र होता है। तो यही बात हमें अग्निमित्र के बारे में याद रखनी है कि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। अगला बात करें तो अगला जो शासक है शुंग वंश का,
वह होता है वसुमित्र। वसुमित्र ने कुछ पैसा बड़े काम नहीं किए हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ याद रखना नहीं है। आगे है भागभद्र। जो अगला शासक है वह आता है भागभद्र। भागभद्र के बारे में हमें एक ही बात याद रखनी है कि भागभद्र के शासन काल में यूनानी राजा एंटियाकिल्डस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बना के भेजा, और ये जो हेलियोडोरस है वह जब मगध आता है भागभद्र के शासन काल में, तो ये भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है। और भागवत धर्म को स्वीकार करने के बाद ये हेलियोडोरस विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। तो भागभद्र में हमें एक ही बात याद रखनी है कि इसके शासन काल में, यानी भागभद्र के शासन काल में, यूनानी राजा एंटियाकिल्डस हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजते हैं, और हेलियोडोरस यहाँ आने के बाद वह भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है और भागवत वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। भागभद्र के बाद शुंग वंश के जो अगले शासक होते हैं वे होते हैं देवभूति। देवभूति के बारे में बात करें तो ये शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं, और देवभूति को 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने हत्या कर दिया। यानी देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं और इसकी हत्या वासुदेव कर देते हैं 73 ईसा पूर्व में, और वासुदेव इसकी हत्या करके एक नए वंश का उदय करते हैं जो होते हैं कनु वंश। तो यहाँ से हमें यह समझ में आ गया कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर देते हैं वासुदेव, और वासुदेव एक नए वंश की स्थापना करते हैं जो कहलाता है कनु वंश। अब आगे बात करते हैं हम लोग कनु वंश की। तो कनु वंश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। सबसे पहले बात करें कनु वंश की, तो कनु वंश 75 BC से शुरू होता है और 30 BC तक इसका शासनकाल रहता है। यानी 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक कनु वंश का शासनकाल देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो कनु वंश में हमें दो चीज़ें ही याद रखनी है विशेषकर। पहला तो कनु वंश का संस्थापक वासुदेव होता है जो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करता है और कनु वंश की स्थापना करता है। और दूसरा कनु वंश के जो अंतिम शासक होता है, जो लास्ट रूलर होता है, वह सुशर्मा होता है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ में आ गई। पहला चीज़ तो कनु वंश की जो स्थापना करता है वह वासुदेव करते हैं, और ये शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर देते हैं 73 ईसा पूर्व में, और वहीं से एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं कनु वंश की। और कनु वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वे होते हैं सुशर्मा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो के माध्यम से ब्राह्मण साम्राज्य के उदय को समझा कि किस तरह से ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ मौर्य काल के पतन के बाद। और हमने इसमें एक और चीज़ ये भी जाना कि एक तरफ तो ब्राह्मण साम्राज्य देखने को मिल रहा है, लेकिन एक और जो पाकिस्तान सिंध वाला इलाका है इसमें हमें विदेशी आक्रमण भी देखने को मिल रहा है, विदेशी साम्राज्य का उदय भी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों एक साथ पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के समकालीन हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें इतनी सारी बातें समझ में आ गई, जिसमें हम लोगों ने शुंग वंश और कनु वंश को पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।